क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास एनसीईआरटी 9th साइंस के एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, जीवन की भौतिक इकाई अर्थात जो है कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। सेल जो हमारे शरीर के अंतर्गत है वो जो क्या काम करते हैं और कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या उपकार्य होते हैं, हमें इस पूरे वीडियो में डिटेल में बताया गया है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है। तो इसको अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका। हमें इसमें सेल के बारे में पढ़ना है। कोशिकाएं क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, डिटेल में बताया गया। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमें इसमें सेल के बारे में पढ़ना है, कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। लिखा है, कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट को हुक ने पाया कि इनमें से अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। याद रखना, कोशिकाओं की पहली बार खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। तो जैसे आप मधुमक्खी का एक छत्ता देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेलों के जो है क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। सेल इसी प्रकार की होती है। तो कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो आप ये कार्क भी देख सकते हैं, ये वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। और पहली बार यहीं में जो है कोशिकाओं की खोज की गई थी, छोटे छोटे छिद्र खोजे गए थे। लिखा है कि सन 1665 में जो है हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को, मतलब जो उसमें सेल हैं, को कोशिका कहा। और सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो छोटे छोटे जो कमरे यहाँ दिख रहे हैं आपको, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, इन्हीं को हमारे शरीर में होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या कोशिका बोला जाता है। तो हमारे शरीर में लाखों जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। उपरोक्त घटना छोटी तथा जो अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, बिल्कुल हम डिटेल में। लिखा है, सजीव किससे बने होते हैं? जो सजीव होते हैं, तो जो याद रखना, पेड़ पौधे और जंतु, हम दोनों को सजीव कहते हैं। और दोनों किससे बने होते हैं? तो दोनों जो है सेल से बने होते हैं, दोनों कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। ठीक है, ये प्याज आप देख रहे हैं, जो है चिमटी की सहायता से हम प्याज के अवतल सतह की ओर भीतरी सतह की झिल्ली उतार सकते हैं। मतलब जो प्याज में अलग अलग कवर होती है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इस झिल्ली को जो है तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं, जिससे झिल्ली मुड़ने या जो सूखने से बच जाए। हम इस झिल्ली में क्या करेंगे? तो इससे हम सेलों के जो है को खोजेंगे, अब उसका प्रकार को पता लगाएंगे, सेल कैसे होते हैं। एक कांच की जो है स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब जो है वाच ग्लास में रखी झिल्ली के एक छोटे टुकड़े को एक स्लाइड पर रखो। यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक जो है पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद जो है से फ्रामाइन की डालो और इसे जो है कवर कर दो। ठीक है, कवर जो है ढक दो उसे। कवर स्किप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि उसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अपने अध्यापक की सहायता ले और हमने प्याज की जो है झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। अब हम इसे जो है कम शक्ति वाले और इसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त दूरबीन से इसको अगर हम देखेंगे तो हमें उसमें क्या मिलेगा? तो हमें उसमें जो है ये दूरबीन दी गई है, संयुक्त दूरबीन है, और इसमें हमें छोटे छोटे उसमें सेल दिखाई देंगे। उसी को बारे में यहाँ पर बताया गया। तो प्याज के छिलके का यहाँ उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आपने क्या देखा? क्या आपको संरचना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं? इसे कागज पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, इनमें ये सेल बने हैं, इनमें छोटे छोटे केंद्रक होते हैं और यही सब कोशिकाएं होती हैं। जो ये आप देख रहे हैं ये सब कोशिकाएं होती हैं और हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। ठीक है, अब इस सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है और इसमें एक एक कोशिकाएं ये बनी हुई हैं और उसमें जो छोटे छोटे छिद्र बने हैं बीच में उन्हें हम केंद्रक कहते हैं और वहीं से हमें ऊर्जा सेल से मिलती है और वहीं से सारे काम होते हैं। ठीक है, अब उनके हम एक एक काम को जब देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? तो हम भिन्न भिन्न संरचनाओं को देखते हैं भैया और एक समान भी देखते हैं। लिखा है ये संरचनाएं क्या हैं? तो लिखा है ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल कंद बनाते हैं जैसे प्याज। तो छोटी छोटी सेल मिलकर के एक बड़ी सेल बनाती है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा है ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सलकंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। तो जो आपने अभी देखा इन्हीं को छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वह सभी कोशिकाओं से ही बनते हैं। तो चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे जंतु हों, सब में कोशिकाएं ही होती हैं और सब कोशिकाओं के ही बने हुए हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। तो कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ जो है बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। लिखा है आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोनोमास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकती हैं। तो याद रखना कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका के ही बने होते हैं, उनमें कई कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में, क्लेमिडोमोनास में। ठीक है, इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं क्योंकि ये एक ही कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। तो बहुत सारी जीव जो होते हैं विभिन्न वो बहुकोशिकाओं के बने होते हैं। तो एक कोशिकाओं के कौन कौन से बने होते हैं, अब आपको ये याद रखना है कि एक कोशिकाओं के जीव कौन कौन से होते हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है संपन्न होते हैं अनेक अंगों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कवक, फंगाई, पादप और जंतु। ये सब बहुकोशिकाओं से बने होते हैं। अब ये पूछा गया है आंसर, क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक किससे बने होते हैं? तो याद रखना कवक बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो हम जीवाणु कहते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता लगा सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। जैसे कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर के अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। तो याद रखना शुरू में एक ही कोशिका थी और उसी कोशिका से अलग अलग कोशिकाओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, कोशिकाओं का विभाजन हुआ है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है, उसी में वो लगातार बनती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। आगे यह दिया है कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। जो है ल्यू बेनहक ने जो है 74 में 1600 में सबसे पहले उत्पन्न सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो केंद्रक का पता कोशिका में किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। J.E. प्रोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव का नाम दिया, जो आगे हम लोग जानेंगे। ये कोशिका का अंग होता है। दो जीव वैज्ञानिक M जो है स्लीडर और T स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वार्चो 1855
में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझ में संभव हो सका। तो जैसे जैसे विकास हुआ विज्ञान का, वैसे से कोशिकाओं के बारे में अधिक जानकारी हमें मिलने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर देखें और ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं होती हैं। रुधिर कोशिकाएं, ये रुधिर कोशिकाएं हो गई। ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो आपका चिकनी पेशी कोशिकाएं कौन कौन सी होती, ये हो गया। ये अंडाणु हो गया, ये भी कोशिका है। अस्थि कोशिका ये होती है। वसा कोशिका ये होती है। ठीक है, शुक्राणु ये होते हैं। तो अलग अलग मानव शरीर की कोशिकाएं भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कोशिकाओं की आकृति और का आकार इनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसे जैसे उनके कार्य होते हैं वैसे वैसे उनकी आकृति और आकार अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कोशिकाएं हैं और सबके आकार क्या हैं, अलग अलग हैं, और सबके काम भी क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, आगे लिखा है कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे एक कोशिकीय अमीबा। तो अमीबा जो कोशिका है, एक ही कोशिका का बना हुआ है, ये अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, लिखा है कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे थी वैसे ही हमेशा रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यही सब की पॉइंट होते हैं एनसीईआरटी में, जिसे हमें नोट करने की जरूरत होती है। आगे लिखा है प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत इकाई जो है मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। ठीक है, तो याद रखना कुछ कोशिकाओं में मूलभूत उनके कार्य होते हैं, उसी के आधार पर सजीवों के गुण निर्धारित होते हैं। एक कोशिका जो है, एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य जैसे करती है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसे बहुकोशिकीय क्या होता है, उनमें जो है अलग अलग काम होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। जैसा कि मनुष्यों में, इसका अर्थ यह है कि शरीर के जो है विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। तो सबके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। याद रखना, कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं और सबके काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होना, मतलब जो नए पदार्थ बनते हैं और जो पदार्थ खराब हो जाते हैं, अपशिष्ट हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा जो है रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। मतलब ये हुआ कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका में कौन कौन से संरचनात्मक संगठन पाए जाते हैं, वो हमें ये देखना है। तो लिखा है हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में और इसका आंसर दिया जाएगा। तो लिखा है यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। याद रखना, कोशिका में अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो कोशिका में 3 गुण क्या क्या दिखाई देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। यही 3 चीज हमें दिखाई देते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आओ इन्हें हम देखते हैं कैसे। तो लिखा है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो आप ये मैप पे भी देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली किसे कहा जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। आप देख सकते हैं कोशिका क्या है, सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। प्रत्येक झिल्ली
कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने देती है। याद रखना, जो झिल्ली होती है ये कुछ को बाहर आने देती है और कुछ को अंदर। या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। और कोशिका झिल्ली को इसलिए जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी का आंसर दिया जाएगा और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है आगे, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जो है विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। याद रखना, जैसे मान लिया कोशिका है तो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर जाती है झिल्ली के द्वारा, ये बाहर कर दिया जाता है। और याद रखना, जो ऑक्सीजन होता है ये कोशिका में अंदर की ओर आता है। ठीक है, हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, आगे लिखा है, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक होता है। याद रखना, कोशिकाओं से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हमारे नाक से बाहर होता है। लिखा है, कोशिका में एकत्र हो जाती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी सांद्रता मतलब उसका घनत्व बढ़ जाता है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता से अपेक्षा कम होती है, जैसा कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की मतलब जो है घनत्व में अंतर पाया जाता है सांद्रता में। उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में CO2 बाहर निकल जाता है। जैसे कोशिका है, यही समझाया गया है, यह उच्च सांद्रता है और यह निम्न है, तो उच्च से निम्न की ओर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, मतलब अब यहाँ दूसरा समझना है, जैसे मान लो ये कोशिका है और कोशिका में यहाँ क्या लिखा है, इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, तो यहाँ सांद्रता क्या है, कम हो गई ऑक्सीजन की, तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। तो यहाँ बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ के अंदर विसरण द्वारा ट्रांसफर हो जाता है और कोशिका में ऑक्सीजन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ठीक है, तो जो हम सांस लेते हैं तभी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और वहाँ से कोशिकाओं में पहुँचता है आसानी से। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, अतः कोशिका का बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान के में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है, ये बात अब याद रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे लिखा है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक गुणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जो है जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। याद रखना, जैसे अगर जल में कोई पदार्थ घुला हुआ है तो वो भी जो है उसी गति में प्रभावित करता है, या तो कम कर देगा तो ज़्यादा कर देगा। इस प्रकार परासरण की प्रक्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलयन सांद्रता की ओर होता है। याद रखना, जो कोशिका होती है तो कोशिका के अंदर जो जल आता है वो किस विधि द्वारा आता है, तो वो परासरण विधि द्वारा आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका, याद रखना कोशिकाएं जंतुओं की भी होती हैं और पौधों की भी होती हैं, तो शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन ऑप्शन बना के दे सकता है। लिखा है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले मध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा करें में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम उसे शक्कर में या नमक में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें जल परासरण विधि द्वारा क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आगे लिखा है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जो है आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जो है जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया है, इससे कोशिका फूलने लगती है। तो उससे क्या होगा, जल अगर ज़्यादा पहुंच जाएगा कोशिका के अंदर तो कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा,
यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका के में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, मतलब दोनों जगह पे जल क्या हो, बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को जो है समपार परासारी विलयन कहते हैं। मतलब यहाँ भी जल की मात्रा ज्यादा हो, यहाँ भी कोशिका के अंदर भी हो, तो परासरण नहीं होगा। तीसरा क्या हो सकता है, आगे आगे लिखा है जल, जो वाटर है, जल कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई है उतनी ही बाहर आती है। जैसे कोशिका में जितनी मात्रा जल के अंदर गई है उतनी जल के बाहर आती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति, मतलब कोई गति नहीं हुई है, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखना, अगर जल ज्यादा कोशिका में आ जाएगा तो कोशिका फूलती चली जाएगी, लेकिन अगर न तो जल आएगा न जाएगा तो वो कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है, लिखा है आगे कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिपार परासरण दाबी विलयन कहते हैं। मतलब यह हुआ जैसे कोशिका है और अगर यहाँ पानी बाहर निकल जाएगा तो उसको ये तीसरी स्थिति बताई गई है। एक में पानी अंदर आना है, एक में पानी नहीं आना, एक में पानी बाहर क्यों जाना है कोशिका में। उसी चीज को 3 अलग अलग विधियों द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो लिखा है पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा। जैसे भी बताया मैंने ना, कोशिका से क्या होगा, जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। जब पानी बाहर हो जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखा है अंडे से परासरण कैसे होता है। तो अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अंडा होता है, अंडे का जो छिलका होता है वो किसका बना होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो अंडे का छिलका होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य जो है त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। ठीक है, तो देखा होगा आपने कभी, जब अंडा आप छीलते तो एक पतली झिल्ली भी उसमें होती है। ठीक है, अंडे के ऊपर होती है, वो जो है जब कवर आप हटाते हैं तो अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद उसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। अब आपको पूरा याद हो गया। ठीक है, तो अंडा जो है कैसे फूल जाएगा, अगर अंडे को पानी में रखेंगे, शुद्ध पानी में, तो परासरण द्वारा क्या होगा, वो फूल जाएगा अगर उसके छिलके को अगर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको इस पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से कोशिकाएं भी फूल जाती हैं। यहाँ लिखा है इसी प्रकार का एक जो है कवच रहित अंडा नमक के जो है सांद्रिक विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है। अगर हम नमक में अंडा को रखेंगे तो अंडा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और अंडे से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों, जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक जो है क्या है, सानिध्र है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पानी में रखेंगे अंडे को तो अंडा फूल जाएगा और अंडे को नमक में रखेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा और अंडा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी में भी जो है कर सकते हैं। तो अगर कभी किशमिश आप रखिएगा पानी में, देखा वो फूल जाती है। इसका मतलब क्यों फूल जाती है, तो परासरण विधि द्वारा ही फूल जाती है। तो परासरण विधि याद रखना, किसी चीज को, जैसे अगर चना जो फूल जाता है वो भी परासरण विधि द्वारा ही फूलता है। ठीक है, तब आपको ये पूरी बात याद रहेगी। ठीक है, यहाँ लिखा है क्रियाकलाप जो है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के जो है विलयन में रखो। आप निम्नलिखित में से क्या अंतर देखेंगे, तो जब उन्हें जल में रखा जाएगा तो वह जल ग्रहण करके फूल जाएंगी और जब उन्हें नमक में रखा जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगी। इसी चीज को यहाँ पर बता दिया गया है। तो चाहे खुबानी हो, चाहे किशमिश हो, चाहे अंडा हो, सब में जो है परासरण विधि द्वारा फूल जाएगा या तो फिर वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है एनसीईआरटी में, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लिखा है आगे, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। अब आपको याद हो जाएगा कि जो है याद रखना, एक कोशिकीय जो
जलीय जीव होते हैं या जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो परासरण विधि द्वारा ही जल ग्रहण करती हैं। अब ये बात याद रखना, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अब याद रखना, ये भी बात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए ये पौधा है और पौधे में जो जड़ें होती हैं तो जड़ों से जो पानी ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसको हम परासरण विधि ही कहते हैं। तो याद रखना, जल का अवशोषण जो होता है ये पौधों की जड़ों द्वारा परासरण विधि द्वारा ही होता है और जाइलम द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, जिसे हम उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, वो जाइलम होता है। ठीक है, आगे लिखा है, इस प्रकार कोशिका के जीवन में जो है विसरण जल और गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। याद रखना, जो बहुत सारे अणु कोशिका के अंदर आते जाते हैं वो भी विसरण द्वारा ही अंदर बाहर होते हैं। तो विसरण और जो है ये आपको याद रखना है क्या चीज, तो पारगम्य। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, जो अंदर बाहर ये होते हैं इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखा है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन कम से कम 20 बार अलग अलग एग्जामों में आया है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब जो चीज़ यहाँ बताया गया है, अब आपको अगर ये बेसिक पता रहेगा तो साइंस को बहुत अच्छे से आप आसानी से कर सकते हैं। आगे लिखा है कि जो है प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दे सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो आपको याद रखना है कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है और अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं, एंडोसाइटोसिस द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, अब आगे लिखा है जो है क्रियाकलाप, इसको बताया गया, आप इसको करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। तो कोशिका भित्ति याद रखना, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति होती है जो मजबूत होती है और ये याद रखना, ये पूरे कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं और याद रखना केवल ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो लिखा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की अतिरिक्त कोशिका झिल्ली भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो याद रखना, जो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। भी कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। सेलुलोज एक बहुजटिल पदार्थ है जो एक पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता। तो जो पौधों की संरचना कैसी होगी, ये वही जो है सेलुलोज अर्थात कोशिका भित्ति ही उसको एक आकार देती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव जो है कुंचन कहते हैं। मतलब जब याद रखना, कोशिका के अंदर परासरण विधि द्वारा पानी बाहर हो जाता है तो कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलापों द्वारा दे सकते हैं। कैसे, तो लिखा है यहाँ पे, रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाइए। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें से एक हरा पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल के द्वारा ही पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का जो है सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। तो हम क्या देखते हैं, अब रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी गई इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, तो जीवद्रव क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसी चीज को बताया गया है। लिखा है, इस क्रियाकलाप में यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। ध्यान रखना, जब पानी हम उबाल करके जब कोशिका मर गई तो उसमें कोई भी जो है जीवद्रव कुंचन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोशिका में जीवित कोशिकाओं में होता है, मृत कोशिकाओं में
नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा है कोशिका भित्ति पौधों जो है कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं की को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे हुए बनाए रखती है। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। तो कोशिका परासरण विधि द्वारा ही पानी अपने अंदर लेती है और छोड़ती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। जब याद रखना कोशिका फूल जाएगी तो जो कोशिका भित्ति रहेगी उस पर क्या होगा, दबाव डालेगी। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम केंद्रक किसे कहते हैं। लिखा है आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड को देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर होता है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? ठीक है, तब इसका उत्तर नीचे दिया गया है। लिखा है कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों के रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम गहरे रंग के होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कोशिका को जो है रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त जो है किसका उपयोग कर सकते हैं? तो सेफ्रानिन अथवा जो है मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कोशिका को रंगने के लिए और किसका उपयोग आयोडीन के अलावा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे लिखा है कि हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम जो है अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। अब इसमें हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो अपने शरीर की कोशिकाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, लिखा है कि केंद्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा गया है। लिखा है केंद्रक के चारों ओर जो है दोहरे परत का एक स्तर होता है। तो केंद्रक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिका का है केंद्रक। ये मैप पे यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ इसको देखते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो लिखा है केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। और कोशिका द्रव्य के विषय में हम आगे जो है अभी और भी डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? तो केंद्रक में होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय जो है छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है आप इस मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोसोम को भी। ठीक है, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए जो है डीएनए के अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है और इसी से जो है आनुवंशिक चीजें माता और पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ये बात याद रखना। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसे हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? याद रखना क्रोमोसोम में, जो आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। और ये कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए और तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही है उसमें जो है यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। तो याद रखना, ये मैप आप देख सकते हैं, क्रोमैटिन पदार्थ कैसे होते हैं? बिल्कुल एक जाल की संरचना का होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कुछ जीवों में कोशिकाएं जो होती है जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना, कोशिका के जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजन जो है होकर 2 नई कोशिकाएं जो है बनाती हैं। यह कोशिका विभाजन का जो है विकास का परिपक्वता को निर्धारित करती है तथा साथ ही सजीव
कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित कर देती हैं। ठीक है, आगे लिखा है कोशिका जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो केंद्रक झिल्ली जो है यहाँ पर नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक या जो प्रो आदि या पूर्व कैरियोटिक केंद्रक कहते हैं। तो जिसमें झिल्ली नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कोशिका में पूछा गया है। आगे लिखा है जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम जो है क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में झिल्ली होती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव जो है अंग नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कई अंग और भी नहीं होते हैं। कौन कौन से? जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी जो है कोशिका द्रव के असंगठित भागों में ही किए जाते हैं। कोशिका संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना के साथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो है प्लेडिक्स में होता है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ये भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, इनके अंतर को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इसमें कोशिकांग होता है, राइबोसोम होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केंद्रक में जो है वो नहीं होता है, झिल्ली नहीं होती है। अब बात करेंगे हम कोशिका द्रव्य की। क्या होती है कोशिका द्रव्य? ये भी हमारे लिए कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो लिखा है जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा जो है क्षेत्र दिखा। इसे कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। तो कोशिका द्रव्य क्या है? एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। याद रखना, अगर पूछा जाए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं कोशिका में, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके हर लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे लिखा है कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर ये याद रखना, झिल्ली युक्त अंग भी नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली और झिल्ली युक्त अंग होते हैं। ये पूर्ण होता है, ये पूर्ण नहीं होता है। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। जो वायरस होता है उसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना जो है गुणन नहीं कर सकती। तो याद रखना, वायरस तब तक मरा माना जाता है जब तक वो किसी जीव में प्रवेश न करे, और जब जीव में प्रवेश कर लेता है तब वो क्या करता है, कोशिका से जो है ये क्या करता है, बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेता है और तब वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, याद रखना, जो कोशिका हो ये वायरस होता है, याद रखना ये वायरस बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो बात बताई गई याद रखना, ये एक वृत्त होता है, लेकिन जैसे किसी शरीर में जाता है वैसे एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहां पहुंच करके ये क्या करता है, बहुत सारे पदार्थों को ये जो है उसमें ले लेता है और तुरंत जो है एक्टिव होकर के काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर, इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। इनमें केंद्रीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो केंद्रीय क्षेत्र में सुस्पष्ट चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, इनमें झिल्ली नहीं होती है। इनमें क्रोमोसोम एक जो होता है, इनमें क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, इसमें क्रोमोसोम एक होता है, तो इनमें क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये अंतर बताया गया है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब आते हैं कोशिका अंगक क्या होता है। तो लिखा है प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित
पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी और जटिल कोशिकाओं, जिनमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपाचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। उपाचयी मतलब होता है कि उसमें जो है जो ऊर्जा होती है उसका जो है संचरण कैसे किया जाए। आगे लिखा है जिससे कि वह जटिल संरचना और कार्य को जो है सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपाचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगों का उपयोग करती हैं। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। याद रखना, ये सब चीजें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग हमको नहीं दे सकते हैं। आगे लिखा है हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतःद्रवी जालियां जो गल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रेडिस कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। कोशिका अंग, ये सब कोशिका के क्या हैं? अंग होते हैं। आगे लिखा है जिन पर हम विचार करेंगे ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। तो याद रखना, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है ये कोशिका में अलग अलग काम करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं? तो पहला है अंतःद्रवी जालियां। ठीक है, अंतःद्रवी जालियां झिल्ली युक्त नालिकाओं और सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नालियां तथा अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है अंतःद्रवी जालियों की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रवी जालियां दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी और जो है चिकनी होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखे पर खुरदरी दिखाई पड़ती हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो राइबोसोम लगे होते हैं इसलिए हमें क्या दिखाई देती है? ये खुरदरी दिखाई देती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। याद रखना, जो हमारा कोशिका होती है तो कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये बात याद रखना। RER जैसा जो है प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है, जिससे वसा और लिपिड जो है आपका अणुओं के बनाने में सहायता करती है या कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन और वसा एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यदि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं जिसे हम जीवद्रव झिल्ली कहते हैं, परंतु सदैव एक जो है जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिकाओं के अलग अलग अंगों को दिया गया, ये जंतु कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ इस मैप पे आसानी से देख करके हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोशिकाओं के अलग अलग अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रक होता है, कोशिका में एक अपना केंद्रक होता है। ये कोशिका द्रव्य होता है जो इसमें लिक्विड भरा होता है। खुरदरी अंतःद्रवी जालिकाएं होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ये राइबोसोम होता है जो इस पे आप देख सकते हैं, यही जो है क्या करता है, तो राइबोसोम ही जो है आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाता है, DNA को एक माता पिता से बच्चों में। इसके बाद में लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम है आपका। तारक केंद्रक होता है ये। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली ये होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो आपने शुरू में पढ़ा और मैप पे देखा था। केंद्रीय झिल्ली क्या होती है? ये होती है जो केंद्रक को घेर के रखती है। ठीक है, इसके बाद चिकनी अंतःद्रवी जालियां होती हैं, ये दिख रही हैं। और गल्जी उपकरण क्या होता है? वो ये आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? जंतु कोशिकाएं हैं, इसी को यहाँ पे मैप के रूप में बनाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रकार जो है ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करते हैं। जो आपका जीवद्रव्य वो होते हैं, अंतःजीवद्रव्य होते हैं, ये क्या करते हैं? परिवहन का भी, प्रोटीन का परिवहन करते हैं। ER कोशिका, ठीक है, कि कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करते हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें जो है केस रुकी भी कहते हैं के यकृत की कोशिकाओं में जो है SER विष और दवा को निराविष्कीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब उन्हें हम जो जहर होता है उसको क्या करते हैं? कम कर देते हैं।
गल्जी उपकरण क्या होते हैं? गल्जी उपकरण को पहले एक बार आप देख लेना, ये आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं, यहाँ गल्जी उपकरण बने हुए हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं? तो लिखा है कैमिलो गल्जी द्वारा वर्णित गल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिसे आपने वहां पे देखा है। ठीक है, जिन्हें जो है कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ठीक है, और जो ये वाला मैप बना है, याद रखना, ये जो है पादप कोशिकाएं होती हैं। ये जो आप देख सकते हैं, वो जंतु कोशिका थी, ये पादप कोशिका थी। तो पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा अंतर है, यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहीं से याद रखना, ये कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, जबकि वहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी उन्हीं अंगों को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे लाइसोसोम हो गया, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं हो गई, गल्जी उपकरण हो गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रक ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये राइबोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका पादप कोशिकाओं को जो है एक सुरक्षा के रूप में देती है। और याद रखना, ये हरित लवक होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, इन्हें पौधे की पत्तियां हरी हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है ईआर में संश्लेषित पदार्थ गल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का संचरण, रूपांतरण और बंद करना होता है। कुछ परिस्थितियों में गल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है और गल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गल्जी उपकरण में होता है। अब आते हैं लाइसोसोम क्या काम करता है। तो लाइसोसोम आप इस मैप पे देख सकते हैं, लाइसोसोम के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका लाइसोसोम, यहाँ पर मैप पर ये बनाया गया है। ठीक है, ये लाइसोसोम है ये। तो लाइसोसोम क्या काम करता है, आप इसको भी देख लेते हैं। लिखा है संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। RER इन एंजाइमों को पचाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निकालने वाला एक तंत्र होता है। तो कोशिका में जो अपशिष्ट होते हैं उनको लाइसोसोम ही क्या करता है? बाहर निकालता है। ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगकों के टूटने फूटने भागों में पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं और कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया और भोजन और पुराने अंगक लाइसोसोम द्वारा क्या हो जाते हैं? यह रोक दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर ये पदार्थ नहीं आ पाते हैं, जो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो जो जटिल पदार्थ होते हैं, पाचनकारी एंजाइम होते हैं, और उन्हें सरल पदार्थों में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। कोशिकीय उपाचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो याद रखना, जो कोशिकाएं मर जाती है लाइसोसोम में, उन्हें इसलिए कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कैमिलो गैल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को बेर्सिला के समीप जो है कोर्टानो में हुआ था। उन्होंने पाबिया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया और 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाबिया में सेंट मैरिटो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। ठीक है, उस समय उनकी जो है सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में इन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालीन रोग के अस्पताल का मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी का पदभार ग्रहण संभाला। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के जो है किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना दिया और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। ठीक है, इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के जो है तनु घोल का उपयोग किया और विशेषतया यह कोशिकाओं की कोमल कोशिका जो शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता करने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वह इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में जो है सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि और पुरस्कार प्राप्त किए और 1906 में इन्हें जो है सेंटियागो जो है रेमोरी
कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे लिखा है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है? तो माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। याद रखना, कोशिकाओं में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो माइटोकांड्रिया ही करता है। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये माइटोकांड्रिया का चित्र यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो लिखा है माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली जो है छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। यह वलन एटीपी बनाने वाली जो है रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र में बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया जो है क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, एटीपी कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकांड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं और माइटोकांड्रिया अपना जो है कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो माइटोकांड्रिया में प्रोटीन भी बनता है, राइबोसोम भी होता है और याद रखना इसमें जो है डीएनए भी होता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है और राइबोसोम में भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि राइबोसोम ये डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है कोशिका में? तो माइटोकांड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसिस्ट क्या होता है। तो प्लेसिस्ट केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, केवल पौधों में पाया जाता है। प्लेसिस्ट के दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट ये श्वेत या रंगहीन होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक अंग होता है, याद रखना। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, इसलिए पौधों में ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली की वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लेजिस्ट बाह्य रचना में माइटोकांड्रिया की सतह होते हैं, मतलब तरह होते हैं और माइटोकांड्रिया की तरह जो है प्लेजिस्ट में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। याद रखना, राइबोसोम और डीएनए यहाँ भी पाया जाता है। याद रखना किसमें? तो याद रखना प्लेजिस्ट में भी। ठीक है, अब आते हैं रसधारियाँ क्या होती हैं। तो रसधारियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधारियाँ छोटी होती है। तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें रसधारियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधारियाँ बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, कुछ पौधों की कोशिकाओं को केंद्रीय रसधारी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। ठीक है, होता है। पादप कोशिकाओं की रसधारियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधारी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन होते हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधारी में अनेक उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं और कुछ कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधारियां अतिरिक्त जल और कुछ विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पादप कोशिकाओं में रसधारियां जो है क्या करते हैं, ये अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं और जो है ये क्या कहते हैं, उनको स्वच्छ रखते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक कोशिका की अपनी एक रचना होती है, संरचना होती है जिसके द्वारा वह विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। कौन? एक आपका कोशिका। ऐसा उनकी झिल्ली और अंगकों के विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। तो याद रखना, जो झिल्ली होती है, जो अंग होते हैं कोशिका के, ये सब काम करते हैं श्वसन का, पोषण का। ठीक है, ये सारा काम नए नए प्रोटीनों का निर्माण करना, एंजाइम, ये सारा काम वहीं पे होता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है या जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो लिखा है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी कोशिकाएं मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि नई जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हीं को हम कोशिका विभाजन के नाम से
जानते हैं। ठीक है, आप ये मैप पे देख सकते हैं, कोशिका को विभाजित करके दिखाया गया है। आगे लिखा है सूत्री विभाजन। यहाँ लिखा है कि नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना, एक सूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे लिखा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर के दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं और जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष जो कोशिकाएं विभाजित होकर के युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। निषेचन मतलब हो गया कि जो है उसके द्वारा जो है जो स्पर्म अंदर पहुंच जाता है या जो उसके द्वारा जो अलग हो जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उससे जो है नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो आप यह देख सकते हैं, ये आपका मृत कोशिका है और ये गुणधर्म है, और यहाँ से कोशिका विभाजित हो गई और दो नई कोशिकाएं बन गई, जिसे हम सतत कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम बच्चे कहते सकते हैं। बच्चों मतलब कोशिकाओं का बच्चा। ठीक है, आगे लिखा है अगर अगर प्रकार का विभाजन है, जिसे अर्धसूत्री कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रक द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। तो याद रखना, अर्धसूत्रक विभाजन में चार कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी होती है? ठीक है, यहाँ दिया आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर एक मृत कोशिका है, इसका अर्ध विभाजन हुआ। इसका पहला चरण में दो कोशिकाएं बनी और इनसे टूट करके दो अलग अलग बन गई। तो टोटल चार कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में बनती हैं, दो स्टेप में अलग अलग बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें नोट्स के रूप में क्या क्या हमने इस किताब मतलब बुक इस लेसन के माध्यम से जाना है। तो लिखा है कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन कई बार यही पूछ दिया गया है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है या पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर अथवा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। फिर आगे है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कोशिका भित्ति केवल पौधों वाली कोशिका में ही पाई जाती है। आगे लिखा है कि पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति जो फंजाई मतलब कवक और बैक्टीरिया को अल्पप्राशन दाबी घोल माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती हैं। यूकेरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली और कोशिका द्रव से अलग होता है या कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन और उत्पादक सतह के रूप में कार्य करते हैं। गल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है या कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग का काम करते हैं। आगे लिखा है अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लेसिस्ट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये एक प्राथमिक कार्य संचय करते हैं। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधारी होती है। तो रसधारी किसमें ज़्यादा बड़ी होती है? पादप वाले में। या कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है, मतलब स्पीड को बनाए रखती है, और या अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और इनमें केवल छोटे राइबोसोम अंग के रूप में होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है, अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। तो लिखा है आगे कि जो जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया गया था। ठीक है, वाक्य बना करके। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम अलग से करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक था, जो है क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का। इसको अच्छे से देखना। कोशिका
कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।